दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और मैं राघवेंद्र नामदेव आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो ये होती क्या है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? तो जो अभियांत्रिकी है, जो ITI की जितनी भी ट्रेड्स होती हैं हमारी इंजीनियरिंग, वो हर प्रत्येक ट्रेड एक दूसरी ट्रेड से रिलेटेड रखती हैं। जो कार्य दूसरी ट्रेडों में होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उनके बगैर हमारी जो ट्रेड है उसका काम अधूरा रहता है। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें दूसरी ट्रेड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अब जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उनमें हमें जो जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर हमारी ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल है, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में अन्य बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ज़रूरत होती है, हम फिटर की भी ज़रूरत होती है, मशीनिस्ट, टर्नर और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये इस प्रकार से हमारी ट्रेड दूसरी ट्रेड से संबद्ध हो जाती है। तो हर ट्रेड को एक दूसरी ट्रेड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इसमें बताया गया है। तो अब बात करेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो मुख्य बात आती है वो हमारी होती है विद्युत। तो जो हमारी विद्युत होती है वो ऊर्जा का एक स्वरूप होती है। जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारी विद्युत है वो ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, और जिसका कार्य हम विविध कार्यों में लेते हैं। हमारी दैनिक जीवन में हम सुबह से लेकर शाम तक सोने के वक्त तक विद्युत का अलग अलग रूपों में यूज करते हैं। इसी प्रकार हम समस्त ट्रेडों में भी विद्युत का यूज करते हैं। तो जो हमारी विद्युत होती है लगभग सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है और उसका हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो हमारी विद्युत रहती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। और जो हमारी विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसका जो प्राकृतिक मूल रूप होता है वो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं उसके प्रवाह के लिए। तो जो उसके प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार रहेंगे, और जो हमारी मौलिक विद्युत की रहेगी वो विद्युत के मूल ज्ञान से संबंधित जो हमारे कुछ आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप संबंधित जानकारी जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमारा है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, इससे हम परिचित हो जाते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा विद्युत आवेश होता है वो हमारी विद्युत आवेश वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से हम विद्युत आवेश को निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा विद्युत आवेश कैसा है। अगर किसी हमारी जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे किसी तो हम किसी भी पदार्थ में विद्युत की आवेश की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं? तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी अधिकता या कमी से ही हम उसके निर्धारण करते हैं। तो हमारा जो विद्युत आवेश रहता है उसको नापा किस में जाता है? तो हमारा जो विद्युत आवेश होता है उसे उसकी इकाई होती है कूलाम, और उसे कूलाम में मापा जाता है। और जो कूलाम का प्रथम नियम होता है उसके अनुसार जो हमारे विद्युत के समान आवेश एक दूसरे को परस्पर विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड आता है वो हमारा है विभवांतर। विभवांतर के बारे में जानेंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो जब हम किसी भी विद्युत परिपथ रहता है तो विद्युत परिपथ के दो बिंदु रहेंगे, और जब उनके दो बिंदुओं के मध्य जो वोल्टता रहती है और उनके मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए किए गए कार्य तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर कहते हैं। जैसे विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारी जो मुख्य बात आती है वो हमारी है वोल्टता। वोल्टता क्या होती है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की जो मुख्य बात आती है वो हमारी वोल्टता होती है। वोल्टता क्या होती है? तो वोल्टता देखते हैं। तो वोल्टता किसी विद्युत परिपथ में विभव, विभवांतर और जो हमारा विद्युत वाहक बल रहता है को वोल्ट में मापा जाता है, और इसकी इकाई भी जो होती है हमारी वो भी वोल्ट होती है। इसी का अगर अगला जो हमारा मुख्य बिंदु आता है वो हमारी है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा कोई भी चालक रहेगा, कंडक्टर, वो इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। जो हमारे चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो उसे ही हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अर्थात मतलब होता क्या है कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रभावित होते हैं तब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे भी हम विद्युत धारा कह सकते हैं। और जिसकी जो इकाई होती है वो हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर लिखते हैं उसे, और इसे प्रदर्शित करते हैं आई अक्षर के द्वारा। इसके बाद जो हमारी मुख्य बात आती है वो हमारी दृष्ट धारा। दृष्ट धारा को हम DC के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे इन्वर्टर द्वारा मिलती है। टॉर्च वगैरह जो हमारे सेल होते हैं उसे उनमें जो हमें DC करंट प्राप्त होता है। तो DC करंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, ये क्या होता है।
तो जो डीसी करंट होता है यह वह विद्युत धारा होती है जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जो कि आपने इसका डायग्राम देखा होगा, तो ये एक ही दिशा में निर्धारित रहती है कि एक ही दिशा में इसका फ्लो रहता है, तथा जिसकी जो आवृत्ति रहती है वो सदा एक समान मतलब शून्य रहती है। जो दिष्ट धारा रहती है ये डीसी भी कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो होते हैं जो अर्धचालक डायोड्स का प्रयोग करके एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो हमारे डायोड वगैरह रहते हैं अर्धचालक के बने होते हैं, जो उनका प्रयोग करके हम एसी से डीसी में परिवर्तित करते हैं। जब हम इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तो हम उसको एसी से डीसी में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद जो आती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे घरों में आती है। इसके बारे में जानेंगे ये होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों, वह धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय क्रम निरंतर परिवर्तित रहती है, अर्थात पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान प्राप्त करती है, हुई शून्य पर तथा पुनः उसी प्रकार विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम मान प्राप्त करती हुई शून्य तक पहुंचती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा दिष्ट धारा के बारे में कि यह शून्य रहती है, जबकि इसी के बिल्कुल विपरीत देखा जाए तो एसी, इसकी जो धारा है आवृत्ति वो बदलती रहती है, इसलिए हम इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसका जो संपूर्ण परिवर्तन का जो चक्र होता है वो 1 सेकंड में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार होता है, और इस चक्र को अनेक बार दोहराया भी जाता है। इस प्रकार हमारी यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा कंप्लीट हो जाती है। इसे हम एसी के नाम से जानते हैं, और इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिष्ट धारा को डीसी के नाम से जानते हैं। हमारी जो अगली बात आती है वो हमारा है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगा, जब हम विद्युत चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिरोध भी एक आवश्यक पॉइंट आ जाता है। तो प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण यह विद्युत परिपथ में धारा इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यह सीधी सी बात रेजिस्टेंस, इसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो बाधा उत्पन्न करे बाधा को विद्युत धारा के प्रवाह में, तो उसे हम कहेंगे प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध ये किस अक्षर से दर्शाया जाता है, तो आपको पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध को किस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो प्रतिरोध जो हमारा होता है इसको आर अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि कैपिटल होता है, और इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ओम होती है, और जिसकी बड़ी इकाई होती है हमारी किलो ओम या मेगा ओम होती है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो हमारा है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रत्येक पदार्थ रहता है उसकी एक स्वभावतः विद्युत धारा का वो विरोध करता है। यहाँ पे भी बाधा उत्पन्न कर रहा था प्रतिरोध, तो यहाँ प्रतिरोधक हो गया। तो जो प्रत्येक पदार्थ रहता है उसमें कुछ ना कुछ गुण ऐसे रहते हैं कि वो विद्युत धारा का विरोध करते हैं। या इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश को एक निश्चित प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा रजिस्टर वगैरह जो हमारी सर्किट रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो उसमें हमारे छोटे छोटे जो प्रतिरोधक या रजिस्टर लगे होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम जानेंगे ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब भी कोई चालक रहता है हमारा, तो चालक जब आपने देखा होगा कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, मोबाइल से ही अंदाजा लगा लीजिए, चाहे मोबाइल हो, हमारा टीवी हो, चार्जर हो, घर में बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनका यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो यह विद्युत का एक ऐसा प्रभाव होता है कि जब किसी भी चालक में से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह अपने अंदर एक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और इसी ऊष्मा को हम ऊष्मीय प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसे ही ऊष्मा का प्रभाव कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा इसी प्रभाव का उपयोग करके हमारे जो इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब आदि प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी का यूज करते हैं हम अपने कार्यों में। तो जो हमारा बल्ब होता है, एक बल्ब बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो हमारा बल्ब होता है वो हमारी ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है। आपने बल्ब के पास हाथ लगाकर अगर देखा हो तो उसमें से हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, बल्ब भी गर्म होता है, जिससे कि हमें 2 प्रकार की ऊष्मा मिलती है। तो हमारी प्रकाश ऊर्जा हो गई, दूसरी हमारी ऊष्मीय ऊर्जा हो गई। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा चुंबकीय प्रभाव। तो जो हमारा चुंबकीय प्रभाव होता है
तो जब कोई भी धारावाही चालक रहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब हम किसी भी चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, कि जब हम तार में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इसे ही हमारे जो विद्युत रहता है उसका चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं चुंबकीय प्रभाव का? तो जो हमारी विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर, जनित्र आदि होते हैं तो इसमें हम चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। जो हमारी अगली बात आती है वो हमारा है रासायनिक प्रभाव। तो जो विद्युत है वो एक प्रकार का एक और प्रभाव दिखाता है अपना, जो हमारा रासायनिक प्रभाव होता है। तो रासायनिक प्रभाव किस प्रकार प्रदर्शित करेगा? तो जो हमारे अम्लीय विलयन रहते हैं, जो हमारे अम्लीय विलयन रहते हैं, जो कि हमारी बैटरी वगैरह में भरे जाते हैं, तो होता क्या है कि जब उन अम्लीय विलयनों में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो हमारे विलयन में जो हमारे घुले हुए इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं वो अपने अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। तो यह विद्युत धारा का जो प्रभाव होगा नाम से ही स्पष्ट है कि हमारा रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग देख लेते हैं। जो इसका उपयोग हम करेंगे वो सेल में आपने देखा होगा इसका उपयोग होता है, विद्युत लेपन में भी इसका उपयोग होता है, और जो हमारा लास्ट आता है वो हमारा है धातु निष्कर्षण में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा है किरण प्रभाव। तो जो विद्युत है वो किरण प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। आपने एक्स किरण देखी, आपने एक्सरे वगैरह देखे होंगे, तो इसी प्रभाव पर आधारित रहते हैं। तो इसमें कार्य किस प्रकार करते हैं कि जो हमारी वायु शून्य नली रहती है, जब वायु शून्य नली में हम अधिक वोल्टता और अधिक आवृत्ति वाली जो हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक प्रकार की विशेष किरणें जो कि एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। तो जब हमारी एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं तो इसे ही हमारा विद्युत का किरण प्रभाव कहते हैं। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग भी देख लेते हैं। जो हमारी चिकित्सा क्षेत्र में जो हमारी हड्डियों का छाया चित्र प्राप्त करते हैं ना, जो एक्सरे कहलाते हैं, एक्सरे कराते हैं हम हॉस्पिटल में जाके, तो उसे ही किरण प्रभाव कहलाता है। उसके बाद देखेंगे कि गैस का आयनीकरण क्या होता है। गैस आयनीकरण के बारे में जानेंगे। तो जो हमारी कोई भी जो विसर्जन नलिका रहेगी उसमें भरी मरकरी वेपर गैस, जो हमारी वेपर गैस भरी रहेगी, और जो सोडियम की वेपर गैस भरी रहेगी, उसमें जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो हमारी गैस रहती है वो आयनीकृत हो जाती है। और इसे जब वो आयनीकृत हो जाएगी तो इस प्रभाव को ही हम गैस का आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जो हमारे उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब रहते हैं उसमें हम गैस आयनीकरण के प्रयोग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा है शक्ति। शक्ति के बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि शक्ति क्या है। तो शक्ति की परिभाषा के अनुसार जो हमारी कार्य करने की दर होती है हम उसे ही शक्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मात्रक होता है वो है मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगली बात आती है वो हमारी ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने इसकी परिभाषा के अनुसार जान लिया होगा कि ऊर्जा क्या है। तो जो हमारी ऊर्जा रहती है, जो कार्य करने की क्षमता रहती है, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। और जो ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक होता है वो हमारा जूल होता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह हमारी कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के बाद जो हमारी मुख्य आती है वो हमारी है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो जो किसी भी वस्तु रहती है तो उसमें गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई भी हम गेंद मान लें, अगर वो गोल गोल घूम के जा रही है तो उसमें अपनी एक गतिज ऊर्जा रहती है। इसके बाद जो आता है हमारा चालक। चालक देखते हैं चालक क्या है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ जो हमारे होते हैं चालक कहलाते हैं। अर्थात जिसमें से हमारी धारा सुगमता से प्रवाहित होती रहे वो हमारे चालक कहलाते हैं। तो इसकी जो मुख्य बात होती है, जो चालक रहते हैं इनका जो परमाणु की अंतिम कक्षा रहती है इसमें 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। इसके बाद जो मुख्य हमारा पॉइंट आता है वो हमारा है अचालक क्या कहलाते हैं। इसे अचालक, कुचालक या इंसुलेटर भी कहते हैं। तो जिस पदार्थ में से धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम अचालक या कुचालक या इंसुलेटर कहते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है 10वां पॉइंट वो है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहेंगे? जिसमें से हम पदार्थ की कुछ भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसमें परिवर्तन कर देते हैं उसकी अवस्था में, जिससे कि उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है कुचालक में से भी, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? हमारे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलिनियम और कार्बन इसके मुख्यतः उदाहरण होते हैं। इसका होता क्या है
तो इसमें होता क्या है, जो हमारी शुद्ध अवस्था में जो पदार्थ होते हैं और कम तापमान पर इनमें अचालक के गुण होते हैं, और जब इनमें अशुद्धि में ला देते हैं हम तो इनमें कोई विकिरण ताप या प्रकाश पड़ने में तो इनमें चालकता के गुण आ जाते हैं और ये चालक की तरह कार्य करने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।